नमस्ते। आज मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब एक बार फिर से। अशोक भाई, बहुत एक दुख के उसमें आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर महाराष्ट्र का जो जो आगे भविष्य बनाता और बनाता था, उनका एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हम्म। और मैं इसको दो तीन चीजें मालूम नहीं, या तो महाराष्ट्र अभिशप्त है या कुछ ऐसा है। मुझे हाल के दिनों में दो तीन लीडर ऐसे आते हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग थे। प्रमोद महाजन से अगर शुरू करें तो प्रमोद महाजन शायद प्राइम मिनिस्टर के रेस में थे, उनके आसपास कोई दूसरा नहीं था। फिर मुंडे को अगर देखें तो गोपीनाथ मुंडे, और ये सब लोगों की जब जब मृत्यु होती है तो बहुत मतलब क्लियर, जैसे मुंडे भी उस दिन क्यों अकेले गए कैबिनेट, वो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ उसमें और जो आज ममता बनर्जी ने बात कही है कि देयर इज उनको लगता है कि फाउल प्ले है, और वो कहती है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये हुआ क्या। हम लोग उसके पॉलिटिकल क्या होंगे उसके बाद बात करेंगे, लेकिन ये हुआ क्या, इस पे पहले बात कर लें कैसे। जी। सबसे सबसे बड़ी बात है कि उनका जाना ये बहुत बड़ा हादसा है महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र की तासीर जो राजनीति की थी आनंद जी, वो दिल्ली की पालकी उठाने वाली नहीं थी। दिल्ली को आंखें दिखाने वाली भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स रही है। और कई लोग, जब मैं ये कहता हूं तो कुछ दर्शक ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारें नहीं थी क्या दिल्ली से चलती थी। यकीनन कांग्रेस की सरकारें भी दिल्ली से चलती थी, लेकिन फिर कांग्रेस के समय आप देखिए यशवंतराव चौहान थे, शंकरराव चौहान थे, वसंत दादा पाटिल थे, ठीक है, और भी कई बड़े नेता थे। साथ में विलासराव देशमुख तक की बात मैं कर सकता हूं, शरद पवार देख लीजिए आप। इन लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए भी जब जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर हुआ तो उन्होंने आंखें दिखाई। कांग्रेस का आला कमान भी महाराष्ट्र के नेताओं से थोड़ा सा संभल के रहता था, और जिनसे नई पटरी बनी तो बाकायदा शरद पवार ने पार्टी तोड़ी, पार्टी ने अपनी बनाई। शरद पवार ने तब भी कांग्रेस तोड़ के अपनी और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। यह महाराष्ट्र की तासीर थी। अब उस महाराष्ट्र के कल्चर में अब गिने चुने दो तीन लोग हैं जो दिल्ली को आज भी आंख दिखाने की स्थिति में है, जिसमें एक शरद पवार जो अपनी वृद्धावस्था के कारण रिटायरमेंट पे है। उद्धव ठाकरे सब कुछ होने के बावजूद शक्तिहीन है, क्योंकि राजनीति में यदि आपके पास सीटें नहीं है तो आप शक्तिहीन है, आपके आंखें दिखाने से कोई मतलब नहीं होता। राज ठाकरे कंफ्यूज्ड है। और एक नेता था जिसका नाम था अजित पवार, जो बीजेपी के साथ जाते हुए भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे था। वर्तमान कैबिनेट में अकेले अजित पवार आज नहीं है हमारे बीच में, तो आज पूरी कैबिनेट एक ऑफिसर्स ड्रिवन है, ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। एक मंत्री था पूरे कैबिनेट में जहां ब्यूरोक्रेसी थर्राती थी, उनका नाम अजित पवार था। मेरे जीवन में मैंने दो लोग ऐसे देखे जिनके पेट में एक बात है और ओठों पे एक बात, वही बात ओठों पे आएगी। ऐसे दो लोग मेरे जीवन में मैंने देखे। उनमें से एक स्वर्गीय बाल ठाकरे थे, जो मन में है वो बोलते थे, वो रखते नहीं थे कोई, वो राजनीति नहीं करते थे। ठीक है तो ठीक है, यदि आपको कितनी भी मित्रता होने के बाद ये बोलने का वो रखते थे कि आनंद बिल्कुल गलत हो तुम और मैं बिल्कुल नहीं मानता, फालतू की बात कर रहे हो तुम, ये बोलने का अधिकार वो था उनके पास। और एक अजित दादा, इन दोनों लोगों को एक खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि लोग कहते थे अहंकारी है, बदतमीजी पे उतर आते हैं। वो बदतमीजी नहीं थी। आज की डेट में किसी को अंधे को अंधा भी कहना पाप हो जाता है। उसको बड़ा प्यार से पूछना पड़ता है कि तेरी आंख कैसे फूट गई भाई। ये अजित पवार में था। अजित पवार एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ वाले, अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ये थे, बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत लोग प्यार करते थे। उसका कारण था, अजित पवार दो टूक बात करते थे, ये काम होगा या नहीं होगा। वो चक्कर नहीं कटवाते थे। अरे अभी तक क्यों नहीं हुआ, अच्छा मैं अधिकारी को बोलता हूं, अच्छा क्यों नहीं किया उसने, अरे अधिकारी नालायक है, कभी नहीं। ये होगा या नहीं होगा। दूसरा, उसमें एक सबसे बड़ा गुण था, वो अपनी गलती मानने में कभी भी हिचकिचाता नहीं थे। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने सरेआम पब्लिक रैली में एक बार नहीं चार चार बार एक बात दोहराई कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, गलती थी मेरी, कि मैंने मेरे बहन के सामने मेरे पत्नी को चुनाव लड़वाया। मैं जानता था कि वो कैसा लड़ा।
अजित पवार कभी भी दिल से बीजेपी वाले हो नहीं पाए। बीजेपी की विचारधारा उनके लिए कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं कि उन्होंने धोखा किया, वो क्या किस लिए धोखा करेंगे? अजित पवार वहां भी उप मुख्यमंत्री थे, यहां पे भी उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री पद से तो ज्यादा कुछ मिला नहीं। हालांकि यदि वो मुख्यमंत्री बनते तो शायद महाराष्ट्र को एक विजनरी मुख्यमंत्री मिलता, क्योंकि कई लोगों के पास विजन तो होता है, वो विजन उस यथार्थ के धरातल पे नहीं उतर पाते क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं था। ये आदमी जो सोचता वो करके भी दिखाता क्योंकि इसके पास कंट्रोल था। वो नहीं मिला चांस उनको। लेकिन 6 बार कंटिन्यूअस में लगातार उप मुख्यमंत्री रहने वाला अकेला इस देश में रिकॉर्ड है वो अजित पवार। उनकी अजित पवार की प्रेजेंस हर राज्य में थी। केरल में सबसे पहले 10 बजे आज सुबह केरल विधानसभा शुरू होते से ही सबसे पहले शोक प्रस्ताव पारित हुआ लेफ्ट की सरकार में अजित पवार के मृत्यु पर। यह उनकी ताकत थी। विरोधी भी उनके अपने पार्टी में जो उनके विरोधी थे, भाई अनिल देशमुख देखिए, अनिल देशमुख तो शरद पवार के साथ चले गए, विरोध किया उन्होंने अजित पवार का। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बच्चों, अभी तक बच्चों जैसे रो रहे, फुट फुट के बात नहीं कर पा रहे कैमरे पे। अपने विरोधियों को भी रुलाने की ताकत, दुख दिलाने की ताकत थी उनकी। मेरे तो व्यक्तिगत संबंध थे। आज के डेट में आनंद जी, आप हमसे सीनियर है, आपने भी कई देखे हैं। 2014 के बाद देश का राजनीतिक परिदृश्य इतना खराब हो गया है कि आप किसी के खिलाफ टिप्पणी भी करोगे तो आप उसको जानी दुश्मन बन जाते हैं। मतभेद और मनभेद नाम की चीज ही खत्म हो गई, दोनों एक हो गए। आप किसी को बोलो कि यह गलत काम कर रहा है तो वो आपके खून का प्यासा हो जाता है। आपको सामने से देखता है तो घूर के चला जाता है या बदतमीजी करने पे उतारू हो जाता है। लेकिन ये एक शख्स, मैंने ऐसा शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं जिस प्लेटफॉर्म पे अजित पवार को मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया होगा। कई जगह मैंने उनकी आलोचना की, उनके वक्तव्य पे आलोचना की। हाल ही में उन्होंने कहा था कि यदि मुझे चुनाव जितवा के नहीं दोगे तो मैं इस कारपोरेशन को पैसा नहीं दूंगा। तब भी हमने एक अलग शो करके कहा कि ये कौन, अजित पवार अपने घर से पैसे दे रहे क्या? लेकिन इतना होने के बावजूद जब भी अजित पवार व्यक्तिगत रूप से मिले, बड़े हंसते हुए प्यार से मिले। और मैंने उनके खिलाफ क्या बोला इसका जिक्र कभी नहीं किया, लेकिन मैंने कोई अच्छी यदि बात कही होगी महाराष्ट्र के लिए तो बोलते थे बहुत अच्छे तथ्य तुमने रखे अशोक, बहुत अच्छा डाटा था वो, मैंने बहुत अच्छा लगा, मैंने सुना उसको। और जब हम विदा लेते थे, अच्छा दादा चल रहे हैं, तो कंधे पे हाथ रख के कहते थे कि आइकरे अशोक, वैसे अशोक राव बोलते थे लेकिन फिर अंतिम बोलते थे अशोक माझा ऐक, मोठा भाऊ म्हणून सांगतो, तब्येतीची काळजी घे, वजन कमी कर, तुझी जरूरत है। कंधे पे हाथ रख के बोलते थे कि सुनो, अशोक राव करके बात करते थे लेकिन जाते समय कंधे पे हाथ रख के कहते थे अशोक सुन, तेरा वजन कम कर, प्रकृति की ख्याल रख, तेरी जरूरत है सबको। ये एक स्नेह बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है आज के डेट में, उस आदमी में था। जी, मैं अशोक भाई एक चीज आज जो आपने जिक्र किया उसका ही मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि 2014 के बाद कुछ हादसे ऐसे हुए जिसका जिक्र आपने किया, गोपीनाथ मुंडे। मैं इस बात को कई टेलीविजन चैनल्स पे डिस्कशन में कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु एक्सीडेंट नहीं था। गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु को मैं हत्या मानता हूं। कुछ लोग जिनके मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे। दूसरी बात, प्रमोद महाजन का मृत्यु ये समय के गर्भ में एक प्रश्न चिन्ह बन के हमेशा बना रहेगा। लोहिया की मृत्यु, एक किताब लिखी गई उनके मृत्यु पे, या कैरवान की स्टोरी जो है, उनके सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते तब तक वो मृत्यु हमेशा प्रश्न चिन्ह में रहेगा। अब अजीत दादा का एक ट्वीट आया है एक पत्रकार का, मैं वो पढ़ के सुनाता हूं आपको। अजीत दादा जिस एयरक्राफ्ट से क्रैश होने की वजह से स्वर्गवास हुआ है उसको मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस विमान LEARJET लेयरजेट 45XR ने उनकी जान ली, वो तो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले
2023 में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसकी रिपोर्ट भी उसने टैग करके दी है। तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दी गई? किसने दी? डीजीसीए क्या कर रहा था? जो जानकारी मिल रही है कि जिस ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स का यह जहाज है, वह पुराने रद्दी किस्म के विमानों को वीआईपी ड्यूटी में लगवाता रही है। दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है। कई बार फोन कर चुका है। न इसका मालिक कैप्टन रोहित सिंह अपना मोबाइल उठा रहा है, इसके ऑफिस का कोई बंद फोन उठा रहा है, ना कोई इस ऑफिस का बंदा फोन उठा रहा है। अजीत दादा की मौत की सही जांच जरूरी है। ये सवाल है। ये प्लेन कोई पुअर विजिबिलिटी के कारण नहीं क्रैश हुआ। ये प्लेन उस सह्याद्री की पर्वतमाला क्रॉस करते हुए यदि हो जाता तो हम सोचते कि वहां कुछ हादसा हो गया, वो वहां नहीं हुआ। ये प्लेन बारामती पहुंच के एयर स्ट्रिप के लैंडिंग के पहले खेत में ग्रस्त हो जाता है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, मैं सिर्फ कुछ सवाल है जिसके जवाब के चलते इसका एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। लिपापोती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीति का एक ऐसा व्यक्ति गया है जिससे कई लोगों को इंपैक्ट हो रहा था। क्या अजित पवार शरद पवार एक होने की जो बात हो रही थी, क्या अजित पवार और शरद पवार महानगर पालिका चुनाव में एक हुए? उसके बाद जिला परिषद के 15 चुनाव थे, उसमें एक हुए, और दादा जो अभी बारामती गए इसी जिला परिषद के चुनाव के चलते गए। क्या ये बात हो रही थी? लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया। अब वो है नहीं तो कुछ बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने कभी कही हो, तो मुझे लगता है कि अभी उसका जिक्र होना चाहिए, ताकि देश की जनता के सामने ये बात आ जाए कि हमारी देश की राजनीति सत्ता के चलते कितने निचले स्तर पे पहुंची है। अजीत दादा ने जब अलग पार्टी बनाई और पूरा पार्टी हाईजैक करके शरद पवार को छोड़ दिया, तो इसके पहले शरद पवार का जब अधिवेशन हुआ शिरडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, जहां दोनों पार्टियां, मतलब तब पार्टी स्प्लिट नहीं हुई थी, उसमें शरद पवार हॉस्पिटल में एडमिट थे, अजित पवार पूरा शो हैंडल कर रहे थे। और शरद पवार के पार्टी में एक है खासियत है कि कुछ पत्रकारों को भी वो वहां बुलाते हैं उद्बोधन के लिए। ऐसे 2-3 पत्रकार बुलाए गए थे कि जो महाराष्ट्र पे संविधान पे कुछ बात करें, कुछ लोग राष्ट्रीय राजनीति पे बात करें। तो मुझे सब्जेक्ट दिया गया था राष्ट्रीय राजनीति का, जो भाषण मेरा आपके चैनल पे चला भी है। तो उस भाषण खत्म होने के बाद दादा फिर मेरे पास आए और मुझे कहे कि मजा आ गया शो, और तू कसं आठवतो एवढं? बोले तुम्हारे कैसे दिमाग में सब आंकड़े वाकड़े रहते हैं? मतलब दादा रोज का काम है मेरा, रोज यही बोलता हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं। और पूरा खाना साथ में खाने के बाद मेरी वापस जाने की पूरी व्यवस्था है कि नहीं, ये दादा देख रहे थे। तब मैंने दादा को देखा कि इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी कि वो जैसे ही पंडाल में आए, मैं बैठा हुआ था, मेरे पास आए, दोनों हाथ नमस्ते करके धन्यवाद म्हणतो, तुम्हाला धन्यवाद देतो, तुम्ही आलात हमारे इन्विटेशन पे, आप आ गए वानखड़े, धन्यवाद, बहुत बड़ी बात हो गई आज, तुम आ गए। बोले नहीं दादा, पवार साहब का ने भी बोला था, और मुझे कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी ज्वाइन करना है, मैं तो मुझे विचार रखने हैं। और मैंने उसी भाषण में उनके पार्टी को भी भला बुरा कहा कि आपकी भी पार्टी में ये सामंतवाद खत्म करो, नए लोगों को चांस दो। ये कहने की बात है कि ये उस व्यक्ति की तासीर थी। वो व्यक्ति ने क्यों छोड़ा होगा? जब मैंने देखा कि जो आदमी बीजेपी की लगातार खिलाफत कर रहा था, तब मैंने कहा दादा असं का? एक जगह मैंने पूछ लिया, एक जगह मिले तो खंधे पे हाथ रख के थोड़े साइड ले जाके मुझे इतने ही बोले, जब 1400 करोड़ रुपए मेरे 1400 करोड़ के एसेट फ्रीज कर दिए थे ईडी ने, फिर भी मैं डटा रहा, जी। लेकिन क्या करूं अशोक, मेरे राजनीति के चलते मैं मेरे बच्चों को जेल में नहीं देखना चाहता। इतना बोल के उन्होंने मेरे कंधे को ऐसा दबाया और चले गए। मैं समझ गया जितने में होना था। उनके 2 बेटे हैं, पार्थ और जय।
पार्थ महाराष्ट्र में, मतलब पुणे में ही था, और जय दुबई में इंटरनेशनल शुगर ट्रेड जो उनका व्यापार था कंपनी का, वो देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कहीं उत्पीड़न था क्या उनके जाने से। अब लोग कुछ ये कहेंगे कि भाई अजित पवार चला भी गया तो सरकार थोड़ी गिरेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद एकनाथ शिंदे को लगा कि उनके पास 53-54 सीटें हैं तो वो किंग मेकर हो गए, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावा भर दिया फिर से कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, मैं ही मुख्यमंत्री। वहां बीजेपी को 130 सीटें हो गई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से गले से आवाज नहीं निकल रही थी कि वो मुख्यमंत्री का दावेदार है, क्योंकि एक बार वो भुगत चुके हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री रह गए, वो नरोवा कुंजरावा में रहा है। ऐसे में 42-45 सीटों पे आने के बाद, नतीजे फाइनल होने के बाद, अजित पवार ने दो चीजें बड़ी कंफर्म कर दी कि आने वाली सरकार में वित्त मंत्री वही है, और दूसरी बात उन्होंने कह दी कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे और हमारी पार्टी पूरी समर्थन करेगी। उसी दिन देवेंद्र फडणवीस के पास मेजोरिटी आ गई थी, 130 और 45 मिलके हो गया था खेल, और उसी के वजह से एकनाथ शिंदे ढीले पड़ गए, क्योंकि वो बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। आज अजित पवार की टीम साथ में है, इसलिए एकनाथ शिंदे ठीक से बार्गेन नहीं कर पा रहे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में देख लीजिए आप, शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एकनाथ शिंदे के 24 लोगों की वजह से आज वहां मेयर तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां अजित पवार है नहीं जी। तो कल अजित पवार की पार्टी यदि चली जाती तो फिर ये पूरी सरकार टोटली डिपेंड रहती है एकनाथ शिंदे पे, और एकनाथ शिंदे घुमाता। जी, मैं अशोक भाई, मैं एक बहुत छोटा, एक इसलिए क्योंकि मेरे मन में कुछ है, उसका आपके पास मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन एक बेसिक थ्योरी पुलिस वाले ये मानते हैं कि अगर मैं आज मेरी मृत्यु हो जाए तो इससे फायदा किसको हो रहा है, और इस पे ही सारा इन्वेस्टिगेशन होता है। और मैं इसलिए 2-3 चीजें आपको मैं 1-2 चीजें याद दिला दूं दर्शकों को भी। हरेन पांड्या अगर मृत्यु हुई थी तो फायदा किसको हुआ था, मैं कुछ और नहीं पूछ रहा हूं। आज जब अजीत पवार और शरद पवार पास आ रहे थे, तो उस समय ये तो अभी वो हुआ, पार्थ पवार के ऊपर इतना हमला कैसे हुआ था, मतलब उसका राजनीतिक रूप से बिल्कुल खत्म कर देने की बात हुई थी। उतनी आपको पता था वो क्या करना है। दीनदयाल उपाध्याय के हत्या होती है तो फायदा किसका होता है। विजय रूपानी का जहाज, क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है आप उड़ा दीजिए। विजय रूपानी का जहाज अगर जिस तरह से होता है, बहुत से प्रश्न अभी तक अनुत्तरित हैं। मैं इस पे हमारे आपके किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न तो हैं अशोक भाई। नहीं, प्रश्न तो है, मैंने तो कहा ना, प्रश्न गोपीनाथ मुंडे पे भी है, प्रश्न प्रमोद महाजन पे भी है, प्रश्न लोया पे भी है, जिसके उत्तर नहीं होंगे तब तक एक पत्रकार होने के नाते वो प्रश्न हमेशा दिमाग में कुदरते रहेगा, और उसको फिर ऑर्डिनरी हत्या मानने के बाद फिर वो मन नहीं करता। क्योंकि आज के डेट में क्या है आनंद जी, गवाह भी वही, वकील भी वही, जज भी वही, तो क्या करे फिर, किसके पास जाए। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, क्योंकि दादा, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं एक बड़े मंत्री का एक किस्सा सुना रहा हूं। एक बड़े मंत्री थे बॉम्बे में, उनका कुछ, बॉम्बे के ही मंत्री थे वो, उनका कुछ अजित पवार के यहाँ कुछ फाइलें थी, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से कि देखिए दादा बिल्कुल ही फाइलें क्लियर नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि चलो आज कैबिनेट में देखते, दादा का मूड अच्छा हुआ था तो मैं बात कर लूंगा। ये जो शब्द थे, दादा का मूड अच्छा हुआ तो मैं बात कर लूंगा, ये इस बात का इंडिकेशन है कि दादा के मायने थे जी, और कई मायने थे दादा के। जी। और मैं हरदम एक चीज कहूंगा, मतलब आज मैं एज एन ऑब्जर्वर, मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जो इस समय का नेतृत्व है उसके लिए आसान हो, उसको लगता है कि उसके लिए महाराष्ट्र में आसान हो जाएंगे, क्योंकि शरद पवार अब अस्पताल में हैं, जो पार्टी चलाते हैं, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अजित पवार जाने के बाद अजित पवार की पार्टी का क्या होगा, ये बहुत बड़ा गहरा संकट है। अजित पवार के जो सबसे नजदीकी नेता माने जाते हैं वो थे सुनील तटकरे, वो लोकसभा में है। सुनील तटकरे कोकण से आते हैं, उनका कोई वजूद नहीं बाकी महाराष्ट्र में। क्या प्रफुल्ल पटेल को कोई साथ देने को तैयार नहीं होगा। छगन भुजबल पहले से विद्रोही थे, उनको कोई साथ देने को तैयार नहीं होगा। पार्टी संभालेगा कौन। इनके दोनों बेटे पार्थ और जय ये बहुत छोटे हैं, इनका लॉन्चिंग भी नहीं हुआ। पार्थ लोकसभा का बहुत ही अनसक्सेसफुल चुनाव लड़ चुके और हार चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद
सुनेत्रा भाभी जो है वो हाउसवाइफ है, उनको पिछली बार चुनाव लड़वाया गया था, उसके बाद राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन क्या पार्टी अब अजित पवार की जगह उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? तो वित्त मंत्री कौन होगा? फाइनेंस डीलिंग कौन करेगा? जी बहुत जी सारी है। या पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी? जी फिर राष्ट्रवादी पार्टी का क्या हो गया? चुनाव का सिंबल का क्या होगा? ऐसे कई अहम सवाल है जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। जी। मैं अशोक भाई इससे क्योंकि दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, उससे पे मैं आपका इसलिए ले लूं कि अगला हफ्ता फिर एक हफ्ता निकल जाएगा, चीजें उतनी नहीं रह जाएंगी। मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि वो बात उठनी जरूरी थी, हमारा और आपका एक मन। इन्होंने अभी राहुल गांधी को जिस तरह से इन्होंने रिपब्लिक डे परेड के समय ट्रीट किया, फिर शाम को ट्रीट किया, मुझे लगता है ये इनका छोटापन और इनके मतलब ये ये संस्कारी तो कहीं से नहीं, ये मैं मैंने इस क्या पे बोला, ये छिछोरेपन की इंतहा है। इसके पहले क्या यूपीए सरकार में बीजेपी वालों का ऐसे ही अपमान होता था क्या? सवाल वो है। एक प्रोटोकॉल में एक जगह देनी होती है, लेकिन आप नहीं देना चाहते। इनको लगता है कि इन्होंने अपमानित करने से उनका अपमान होगा। मुझे लगता है कि खरगे जी का अपमान करने के लिए उस नेचर का आदमी चाहिए। कोई जो हाथी चलता है कुत्ते भोंकते, वैसी स्थिति हो गई। राहुल गांधी को आप तीसरे क्या चौथे लाइन में बिठाइए, आप पीछे खड़े कर दीजिए, इससे राहुल गांधी का अपमान नहीं होता, आपका छिछोरापन दिख जाता है। दिखता है। क्योंकि राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी प्रूव करने के लिए, राहुल गांधी के पास इतना पूरी सिस्टम आपके पास होने के बाद, सब कुछ आपके पास होने के बाद 100 लोग लेके आता है विधान लोकसभा में। जिसको आप पप्पू कहते हैं, उसने बता दिया, आपका पाप गिनवा दिया। जब रास्ते पे निकल लेता है तो आपको बसें लेके लोगों को बुलवाना पड़ता है, और उसके लिए लोग पैर पैर चल के आते हैं। उसने भारत जोड़ो यात्रा में दिखा दिया कि वो क्या है। तो जो जनमानस के दिलों में बैठ के राज कर रहा है, उन्हें ऐसे चेयर की आगे पीछे से करके आप अपना ही छुचरापन दिखाते हो। ये लोग कहते हैं ना कि 56 इंच का सीना, सवाल सीने से नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। इनका सीना ही बड़ा है, अंदर दिल है ही नहीं, तो दिल क्या नापोगे? यदि दिल होता तो इसमें थोड़ा बड़ा दिल होता है। चलिए आइए साथ में बैठ के बात करते हैं। दिल बड़ा राजीव गांधी का था कि चलो तबीयत ठीक नहीं है अटल जी की, अटल जी को एक डेलीगेशन में लेके विदेश लेके जाओ, उनकी पूरी ये करो, अटल जी की जरूरत है। दिल बड़ा होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जैसा, जो एक यंग पार्लियामेंट्रियन को, एक यंग सांसद को किसी बड़े विदेशी नेता, विदेशी मेहमान के सामने हाथ पकड़ के कहते हैं, वॉच दिस मैन फ्रॉम माय पार्लियामेंट, ही इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल एंड वन डे यू विल फाइंड हिम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। वो ये नहीं सोचा कि ये विरोधी पार्टी गई को कैसा इंट्रोड्यूस कर दूं। यहां तो बुलाया भी नहीं जाता, छोड़ दीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन को विदेशी मेहमानों के सामने। और जो लोग तिहाड़ में, पत्रकार जो तिहाड़ में झांकी जमा के आए हैं, तिहाड़ यात्रा करके आए हैं, उनको बुला के इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपका छोटापन दिखता है। जी। मैं एक चीज और है, और मैं इतना बता दूं, मैंने नायक भी बहुत देखे हैं, खलनायक भी देखे हैं। बहुत से खलनायक भी जब ये बात आती है तो उनका दिल बड़ा होता है। मैंने इस तरह का न नायक देखा न खलनायक देखा। ये नायक और खलनायक, देखिए, एक होता है शिकार करने वाला और एक होता है शेर और होता है शिकारी। लेकिन इन दोनों के बीच में शेर की खाल ओढ़े एक लोमड़ी भी आती है। ना वो शिकारी होती है ना वो शिकार होती है, वो लोमड़ी है। जी। तो ऐसे शेर की खाल ओढ़े कई लोग घूम रहे हैं, जी वो एक्सपोज हो जाते हैं। मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा प्रश्न है, भाई मैं हिंदू हूं, मुझे उसमें कष्ट हो रहा है। ये एक क्या कॉमेडी शो, ये जो शंकराचार्य और ये कर रहे हैं, और ये क्या तमाशा बना दिए हैं। बिल्कुल मतलब हमें दुख ही हो रहा है कि हिंदू धर्म को ये क्या करना चाहते हैं हिंदू धर्म का। नहीं, मुझे लगता है कि प्रशासन का काम धार्मिक विधि में एंट्री करना नहीं है। धार्मिक अपनी परंपराएं हैं। प्रशासन किसी मंदिर में प्रशासक नियुक्त कर सकता है, लेकिन उस मंदिर में पूजा कैसी होगी ये पुजारी तय करते हैं। जो परंपरा से पिछले कई सैकड़ों सालों से पूजा कर रहे हैं, वो पुजारी तय करेंगे पूजा कैसी होती है। अब जब प्रशासक ही तय करेगा कि नहीं तुम पूजा ऐसी करो और ऐसी करो, ये तो फिर इंटरफेरेंस हो गया।
आप माघ मेले का प्रशासनिक कार्य आप अपने पास रखिए, परिव्यवस्था करिए, लेकिन शंकराचार्य की जो परंपरा है पालकी की, वो कैसी तो आपने रोक दी। आपने पहले कहा कि आप शंकराचार्य पालकी में जा नहीं सकते, दूसरी बार उसी जगह छिछोरे जो संत है, जो सरकारी संत है, सारे वो गाड़ियों तक वहां जाता है, उसी समय वो चल जाता है। उसके बाद आप पूछते हो कि आप शंकराचार्य कौन, उसके बाद आप नोटिस देते हो कि आपको निष्कासित नहीं किया जाए। कौन होता भाई तुम शंकराचार्य तय करने वाले, ये थोड़ा तुम्हारा काम है। शंकराचार्य ने कभी कहा कि प्रधानमंत्री हमसे आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री की शपथ ले? प्रधानमंत्री की शपथ ये संविधान का एक अंग है, वो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति देंगे, उसमें शंकराचार्य क्या करेंगे? लेकिन शंकराचार्य कैसे नियुक्त होंगे ये सरकार कैसे तय कर सकती है? और फिर बाद में शंकराचार्य ने एक के बाद एक जवाब देना शुरू कर दिया, फिर इनके गले बढ़ गई। शंकराचार्य ने बता दिया कि आप ही के प्रधानमंत्री मुझे नतमस्तक करके नमस्ते करते हैं, मैं उनको प्रसाद देता हूं और वो हार ग्रहण, वो रुद्राक्ष की माला ग्रहण करते हैं। उन्होंने बता दिया कि आप ही की राज्यपाल मुझे आदरणीय शंकराचार्य कहती है। आप ही के गोरखनाथ मंदिर में मैं जाता हूं तो वहां से ट्वीट होता है कि आज जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ आए थे। आप ही के मोबाइल का रिकॉर्डिंग लीक होता है जिसमें आप उनको भविष्य के शंकराचार्य कहते हो। जब ये सब बात आ गई तो उन्होंने एक पत्र भेजा कि भाई आपको एसओपी हम तय करते हैं और आपको पूछ के तय करेंगे और फूलों की वर्षा होते हुए आपको गंगा स्नान करवाएंगे। ये क्या बात होगी भाई? एसओपी तुम कौन होते हो तय करने वाले? शंकराचार्य ने कहा कि शपथ कैसे लेगी, शंकराचार्य बताएंगे। अरे तुम्हारी लो कॉन्स्टिट्यूशनली शपथ। इतने सालों से पेशवाओं के समय से ये रीति चलती आ रही है, पालकी में जाती है तो जाने दीजिए। बाकी लोगों के लिए एसओपी तय किया था क्या? ये जो छिछोरे संत जाके संगम घाट पर अपनी गाड़ियों का ताफा लेके गए थे, क्या उनके लिए एसओपी तय था? आज पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, पूरा देश इनको, अब मुझे लगता है कि ये बड़ी, आनंद जी आप मानो ना मानो, मैं जो दिल्ली से देखता हूं ये मुझे बड़े षड्यंत्र का एक अंग दिखता है। देखिए अब संघ बीजेपी का एक प्रकोष्ठ हो चुका है। जिस संघ के भरोसे ये मुख्यमंत्री थे वो तो सुरक्षा कवच अब हट गया है, मान लीजिए आप। अब योगी आदित्यनाथ को यदि पदस्थ करना है, उनके पद से हटाना है, तो सबसे पहला एक प्रॉब्लम जो होगा वो पूरे हिंदू समाज को, सनातनी समाज को एक मैसेज जाता कि एक साधु को, एक हिंदू धर्म का ध्वजवाहक जो है उसको हटाया और बीजेपी अपने गले वो आप अपने सर पे ठिकरा नहीं फुड़वाना चाहती। तो सबसे पहले ये प्रयास किया गया कि योगी आदित्यनाथ का ही हिंदू विरोधी चेहरा सामने लाओ। मुझे बताइए शंकराचार्य स्नान करने चले जाते, क्या जाता इनका? ये जानबूझ के हंगामा किया गया, ये अधिकारियों द्वारा किया गया। ये जो अधिकारी बाबा को फीड करते उन्होंने किया। अब पूरे देश में पहली बार योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब करके पुकारा गया। औरंगजेब के नाम से साधु संतों ने बोला चारों शंकराचार्य आपके खिलाफ, कई धर्माचार्य आपके खिलाफ, अलग अलग नेता आपके खिलाफ, हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी आपके खिलाफ, ब्राह्मण समाज के लोग आपके खिलाफ। इतना बड़ा एक फ्रंट योगी के सामने खड़ा कर दिया। अब योगी को हटाया भी जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा हटा दिया, ये तो धर्म विरोधी आदमी था, फालतू भगवा पहन के घूम रहा था। ये बाबा को समझ में नहीं आया क्योंकि बाबा शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश को मठ जैसा चला रहे हैं। जी। यही हुआ, लार्जर गेम में दिल्ली सक्सेस हुआ। आप मुझे बताइए, जो उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब स्टेटमेंट देते हैं, आनंद जी आप तो लखनऊ में बैठे हैं, क्या बगैर दिल्ली के परमिशन से वो स्टेटमेंट देते हैं कभी? जब उन्होंने शंकराचार्य जी को कहा कि गलत हुआ उनके साथ, तो समझ लीजिए दिल्ली क्या चाहता है। करेक्ट करेक्ट। और इस ट्रैप में, चक्रव्यूह में ये बाबा फंस गए। इनको ये ट्रैप को बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, लेकिन फिर उसके लिए एक राजनीतिज्ञ होना जरूरी है। मात्र चुनाव लड़ने से और जीतने से राजनीतिज्ञ नहीं होता कोई, या किसी के अनुकंपा से यदि आप मुख्यमंत्री बने तो आप राजनीतिज्ञ नहीं है। और आप टक्कर ले रहे दो गुजरातियों से जो इस विधा के पीएचडी है। चलिए अशोक भाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार साहब का जो भी था
जो इन लोग के परिवार में दूरी बढ़ी थी, शायद शायद मैं तो इसमें ये देख रहा हूं कि वो परिवार फिर एक होके, नहीं क्योंकि परिवार एक महाराष्ट्र के हो चुका था, परिवार एक जी हो चुका था, मन से भी और सभी से। और अजित सभी पवार की एक मैं खासियत जानता हूं कि वो कभी राजनीति और परिवार अलग अलग ही रखते थे। अभी इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि मेरे पत्नी को मैंने मेरे बहन के सामने लड़वाया, कि मेरी मैं मानता हूं मुझे नहीं करना चाहिए था। वो भी किसी दबाव में किया, वो कभी क्या बाद में बात करेंगे जब उनसे जी विस्तृत जी बात होगी। जी तो लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि उस दबाव के नीचे दबना ये भी आपकी विफलता है। राजनीति में तो दबाव होते ही है, लेकिन उस दबाव जी के नीचे यदि आप दब जाते हैं तो फिर आप हारते हैं, आप हार स्वीकार करते हैं। कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, ये मैं नहीं कहना चाहिए। जी जी। चलिए अशोक भाई, एक बार फिर से भाई अजीत पवार साहब की आत्मा को शांति मिले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।